अंधेरी रात, चारों तरफ रेगिस्तान की हवा और दुनिया की सबसे पावरफुल जासूस एजेंसी की सैटेलाइट को धोखा देकर भारत अपनी नई तकदीर लिख रहा था। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये कहानी है पोखरण की। एक ऐसा मिशन जिसमें साइंस, जासूसी और देशभक्ति का ऐसा कॉकटेल बना जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। यह सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट की कहानी नहीं है, ये भारत के उस जज्बे की कहानी है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जब भारत ठान लेता है कोई चीज तो भारत उसे करके रहता है। भारत कैसे एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बना, इसे जानने के लिए हमें 90s के दौर पर वापस जाना होगा, जब दुनिया पर अमेरिका का दबदबा था। पड़ोस में चाइना पहले से ही न्यूक्लियर पावर बना हुआ था और पाकिस्तान भी इसी रेस में लगा हुआ था। 1974 में इंदिरा गांधी के लीडरशिप में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम से अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बहुत बढ़ गया था और न्यूक्लियर वॉर का खतरा बना था। रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर होता तो सिर्फ 72 मिनट में 60% दुनिया खत्म हो जाता। दूसरी तरफ इंडिया के न्यूक्लियर परीक्षण से अमेरिका सबसे ज्यादा नाराज था। अमेरिका ने भारत पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और 200 से ज्यादा इंडियन इंस्टीट्यूशंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था। साथ ही न्यूक्लियर और स्पेस टेक का एक्सेस इंडिया के लिए हटा दिया गया था और डिफेंसिव इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर की सप्लाई भी इंडिया के लिए रोक दिया था यूएस ने। साथ ही यहाँ पर जापान ने भी यूएस को फॉलो करते हुए इंडिया पर सैंक्शंस लगाया। वही जापान जो आज इंडिया को फ्री बुलेट ट्रेन देने की बात करता है। और ये सैंक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस कई साल तक चले, लेकिन 2000 के शुरुआत में धीरे धीरे खत्म होने लगे ये सैंक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस। एक्चुअली 9/11 टेरर अटैक के बाद यूएस फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है और इंडिया के साथ यूएस अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। 2001 के एंड में ज्यादातर इंडिया पर लगे सैंक्शंस हटा दिया जाता है। 2008 में इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील ने भारत के न्यूक्लियर आइसोलेशंस को पूरा खत्म कर दिया था और इंडिया की वापस एंट्री ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड में फिर से हो जाता है। बट अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में अमेरिका जैसे सुपर पावर्स नहीं चाहते थे कि भारत एक फुल न्यूक्लियर पावर स्टेट बने। CIA की सैटेलाइट्स की नजरें हमेशा पोखरण पर होती थी। यूएस के सैटेलाइट्स टाइम टू टाइम भारत के ऊपर से गुजरकर जमीन की छोटी से छोटी चीज को कैप्चर कर रही थी। 1995 में PM नरसिम्हा राव के टाइम पे भी न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी शुरू होती है, पर इस बार यूएस को पता चल जाता है कि भारत फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, इसलिए भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा दिया जाता है और इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि भारत को न्यूक्लियर परीक्षण कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है। अब भारत के लिए चैलेंजेस डबल हो गया था, क्योंकि अब सिर्फ न्यूक्लियर पावर नहीं बनना था भारत को, बल्कि दुनिया की सबसे तीखी नजरों से बचाकर ये चीज करना था। फिर ईयर 1998 आता है। मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और PM बनते ही उन्होंने डिसाइड किया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी और पर डिपेंड नहीं रहेगा। इस मिशन के लिए दो सबसे बड़े हीरोज को चुना गया, DRDO के चीफ और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन DR चिदम्बरम। और PM वाजपेयी ने दोनों लेजेंड्स को बुलाकर बस इतना कहा कि तैयारी पूरी हो चुकी है तो आगे बढ़िए। और ये वही पॉलिटिकल विल था जिसकी भारत को जरूरत थी। डॉक्टर होमी भाभा ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का सपना देखा था उसे मंजिल तक पहुंचने की जिम्मेदारी अब इन दोनों लेजेंड्स के कंधों पर दे दिया गया था। यही से शुरू होती है ऑपरेशन शक्ति, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर्स में गिनी जाती है। फेलियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत ने अमेरिका जैसे देश के इंटेलिजेंस, CIA और उसके सैटेलाइट्स को चूना लगा दिया था। ऑपरेशन शक्ति मिशन इतना सीक्रेट था कि सरकार के कई मंत्रियों को भी इसके बारे में नहीं बताया गया था। एक छोटी सी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग टीम तैयार किया गया, सबको आर्मी यूनिफॉर्म और कोड नेम दे दिया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज और डॉक्टर चिदम्बरम बन गए मेजर जनरल नटराज। दोनों फौजी बनकर पोखरण पहुंचे ताकि दूसरों को लगे कि ये एक नॉर्मल आर्मी एक्सरसाइज है। काम करने का तरीका भी कमाल का था। जैसे ही यूएस की सैटेलाइट्स इंडिया के ऊपर से गुजरता था, काम तुरंत रोक दिया जाता था। जैसे ही सैटेलाइट्स निकल जाती थी, फिर दोबारा काम शुरू कर दिया जाता था। मोस्टली ये काम रात को होता था। 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की हाईली सिक्योरिटी प्रिपरेशंस में बोरहोल्स बनाया जाता है। बोरहोल्स मतलब वर्टिकल टनल्स। साथ ही इन बोरहोल्स का यूनिक कोड नेम्स भी रखा जाता है। व्हाइट हाउस और ताजमहल ऐसे टर्म्स यूज करने का मेन मकसद था मैक्सिमम सिक्रेसी मेंटेन करना। मतलब इन कोड नेम्स का मेन पर्पस ही था अगर फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज या सर्वेलेंस हो रही है तो उनको कंफ्यूज किया जा सके। साइंटिस्ट और मिलिट्री पर्सनल ने डेलिबरेटली ऐसे कॉमन और हार्मलेस साउंडिंग वर्ड्स यूज किए ताकि सेंसिटिव बातें डिस्कस किए जा सके। अब व्हाइट हाउस वाले बोरहोल में इंडिया ने अपना थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया और ये सबसे पावरफुल डिवाइस था पूरे सीरीज के टेस्ट में। और इसी टेस्ट ने इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर पहुंचाया। दूसरी तरफ ताजमहल बोरहोल का यूज हुआ था एक फिशन डिवाइस मतलब एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करने के लिए और ये पूरा ऑपरेशन एक्सट्रीम सीक्रेसी में हुआ था। DRDO और BARC के साइंटिस्ट को आर्मी यूनिफॉर्म्स पहनाकर साइट्स पे ले जाया गया था
और उन्हें सूडोनेम्स भी दिया गया था, मतलब फर्जी नेम्स। ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था, ये एक दिमागी खेल था जिसमें भारत ने अमेरिका को पूरी तरह चूना लगा दिया था। और आखिर वो दिन आ ही गया 11 मई 1998 दोपहर के 3:45 पर, जब पूरा देश नॉर्मल था, सब अपने अपने जीवन में बिजी थे। लेकिन दूसरी तरफ भारत पोखरान के रेगिस्तान में इतिहास लिखने जा रहा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने काउंटडाउन शुरू कर दिया और बटन दबाते ही पहले तो कुछ सेकंड कुछ खामोशी रही, फिर कुछ देर बाद धरती कांप उठी। रेत का एक बड़ा क्लाउड आसमान में दिख रहा था, जैसे कि धरती खुद भारत की जीत का ऐलान कर रही हो। फिर साइंटिस्ट ने एक दूसरे को गले लगाया, उनके आंखों में आंसू थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तुरंत पीएम हाउस को इन्फॉर्म किया। दूसरी तरफ वाजपेयी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक हिस्ट्रिक लाइन बोला वाजपेयी जी को कि द बुद्धा फाइनली स्माइल्ड। ये सिग्नल था 1974 के स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट का। ऑपरेशन शक्ति का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इतना मेटिकुलस था कि 11 और 13 मई 1998 को न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और इंडिया ने ऑफिशियली अपना स्टेटस बना लिया था एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में। और इसी एक ही दिन में इंडिया ने 3 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट और किए और 2 दिन बाद 13 मई को और 2 टेस्ट किया जाता है। इसी तरह ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। और जैसे ही इस बात की खबर दुनिया भर में फैल गई कि इंडिया अब एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन चुका है, तो इस बात से अमेरिका शॉक्ड था कि अमेरिका के $1 बिलियन स्पाई टेक को भारत ने बीट कैसे कर दिया और यूएस के नाक के नीचे से भारत ने ये कमाल कैसे कर दिया। और फिर इसके तुरंत बाद भारत पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया जाता है। लेकिन इस बार भारत झुकने वाला नहीं था। भारत ने दुनिया को भरोसा दिलाया कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी होगी नो फर्स्ट यूज, मतलब पहले कभी भी भारत न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर भारत पर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो भारत अपने रिटेलिएशन में न्यूक्लियर यूज करेगा। तो इससे आप समझ चुके होंगे पोखरण 2 सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, ये भारत के लिए भारत की जीने मरने की बात थी। क्योंकि अगर आप देखें आज के टाइम पे जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर है, बिना डरे नॉन न्यूक्लियर देशों को कुछ भी नहीं मानते। इसका एग्जांपल आज के टाइम पे आप देख सकते हो, इजराइल पैलेस्तीन देख लो या फिर रशिया यूक्रेन देख लो। तो पोखरण ने भारत को वो कॉन्फिडेंस दिया, वो सेफ्टी दिया जिसकी जरूरत भारत को थी। और इसीलिए आज के टाइम पे देखोगे तो भारत की आवाज को सुना जाता है। और साथ ही भारत ने ये साबित भी कर दिया है कि जब पॉलिटिकल विल और साइंटिफिक टैलेंट एक साथ काम करे तो भारत कुछ भी कर सकता है। आज देखोगे भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 8880 मेगावाट है और नए प्लांट्स पर भी काम चल रहे हैं। सरकार का गोल है 2047 तक इसे 100 गीगावाट तक ले जाया जाए। तो एट द एंड पोखरण की ये कहानी हर भारतीय को प्राउड फील करवाती है। ये हमें याद दिलाती है कैसे हमारे साइंटिस्ट और हमारे लीडर्स ने चुनौतियों के बावजूद किसी के आगे ना झुककर भारत की सेफ्टी को एंश्योर किया।